के नीति निर्देशक तत्व। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अंग्रेजी में इसको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। भाग 4 में आता है, भाग 4 का विषय है। आप हमारे पहले वीडियो में यानी पहले क्लास में 36 से 40 तक हो चुका है। आज 41 से 51 तक पार्ट सेकेंड या क्लास 2 में करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, श्रेया जीएस विजन फेसबुक पेज है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, वहां से भी ये लाभ ले सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। यह भाग 4 का विषय है। भाग 4 का विषय है राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देता है। यह सामाजिक और आर्थिक समरूपता पर बल देता है। आज अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41। इससे पहले आप लोगों ने अनुच्छेद 40 देखा होगा। अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने की यानी स्थानीय स्वशासन मजबूत हो सके, ग्राम पंचायत गठन पर बल देती है। तो देखते हैं अनुच्छेद 41। राज्य जो है, राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा तथा शक्तिहीनता की स्थिति में, राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा तथा शक्तिहीनता की स्थिति में करके देखते हैं। राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा एवं शक्तिहीनता की स्थिति में, राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा एवं शक्तिहीनता की स्थिति में अवस्था में लोक सहायता प्रदान करता है। यानी लोक सहायता मुहैया कराती है, लोक सहायता मुहैया कराती है। आप ये भी देखते हैं कि सरकार वृद्धावस्था पेंशन, सरकार वृद्धा पेंशन वृद्ध व्यक्तियों को देती है। अन्य कल्याणकारी योजनाओं को सरकार संचालित करती है। यह अनुच्छेद 41 का विषय है। बेरोजगारी की स्थिति में, बुढ़ापा की स्थिति में, शक्तिहीनता की, विकलांगता की स्थिति में लोक सहायता मुहैया कराने का अधिकार सरकार को होती है और सरकार मुहैया कराती है। अनुच्छेद अब 40 थे, 42 देखेंगे। अनुच्छेद 42 अनुच्छेद
अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि राज्य मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए देखिएगा प्रसूति सहायता करती है कारण कि राज्य मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 कहता है कि मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार जो है वो प्रसूति सहायता देती है। और देखिएगा कि प्रसूति सहायता अब बढ़ा करके 6,000 रुपए कर दी गई है, यानी प्रसूति सहायता देने का अधिकार राज्य को है ताकि गर्भ में जो पल रहे बच्चे होते हैं वो कुपोषियों को यानी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं हो सके, अनुच्छेद 43 है कर्मकारी को शिष्ट जीवन। अनुच्छेद 43 है कर्मकारी को शिष्ट जीवन स्तर प्रदान करने के लिए राज्य मजदूरी तय करती है। साथ ही साथ अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मकारी को शिष्ट जीवन स्तर प्रदान करने के लिए राज्य मजदूरी तय करती है। बच्चों को बेहतर अवस्था में रखने के लिए बच्चों को बेहतर अवस्था में रखने के लिए ताकि कर्मकारी की नैतिकता का पतन न हो सके, नैतिकता का विकास हो। लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पर देखिएगा कि लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पर सरकार बल देती है। लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पर सरकार बल देती है और यही कारण है कि सरकार छोटे छोटे उद्योगों को विकास करने के लिए सहायता प्रदान करती है। सरकार छोटे छोटे उद्योगों को विकास करने के लिए सहायता प्रदान करती है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 40 अनुच्छेद जो है वह 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 क्या कहता है? एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता लागू एक समान सिविल संहिता
लागू करने का प्रयास राज्य करती है। एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास राज्य करती है। अब देखेंगे कि एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत वो राज्य करती है। और देश का वह पहला राज्य कौन सा है जहां पे एक समान सिविल संहिता यानी समान सिविल संहिता लागू है? तो वह पहला राज्य गोवा है। गोवा जो है वह समान सिविल संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य है। यानी कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला प्रथम राज्य, कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य जो है वह गोवा है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है, गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान सिविल संहिता कानून लागू है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता कानून लागू है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता कानून लागू है। अब आता है अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 है और 45 क्या करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार करती है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार करती है। साथ ही साथ अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि आर्थिक रूप से अनुच्छेद 46 क्या कहता है? आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लिखिएगा, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देखते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकार क्या करती है? विशेष सहायता प्रदान करेगी। सरकार विशेष सहायता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 कहता है, आर्टिकल 46 कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को विशेष सहायता प्रदान करेगी। और कौन? सरकार प्रदान करती है विशेष सहायता। सरकार प्रदान करेगी। विशेष सहायता सरकार प्रदान करती है।
अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 पोषण स्तर को ऊंचा करने की प्रयास सरकार करती है। पोषण स्तर को ऊंचा करने की प्रयास सरकार करती है और यही कारण है कि 5 अप्रैल 2016 से आप देखते हैं पोषण स्तर को ऊंचा करने की प्रयास राज्य करती है। पोषण स्तर को ऊंचा करने की प्रयास सरकार करती है और यही कारण है कि 5 अप्रैल 2016 से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू की हुई है। 5 अप्रैल 2016 से नीतीश सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की हुई है, कारण कि पोषण स्तर को ऊंचा किया जा सके और यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 अधिकार देता है कि सरकार पोषण स्तर को ऊंचा करे। साथ ही साथ यदि कोई ऐसा पदार्थ जो पोषण स्तर को बाधित कर रहा हो उसको प्रतिबंधित करे और इसी कड़ी में सरकार ने 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की हुई है। अनुच्छेद 48 देखते हैं, कृषि एवं पशुपालन के कृषि एवं पशुपालन को कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से गठित करने का प्रयास आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से गठित करने का प्रयास सरकार करती है। प्रयास सरकार करती है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से गठित करने का प्रयास सरकार करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 यह अधिकार देता है और इसी कड़ी में आप देखते हैं कि उर्वरक यानी एनपीके यानी प्लांट को ग्रोथ होने के लिए 16 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कि पशुपालन को आधुनिक ढंग से वैज्ञानिक तरीका से विकसित करने के लिए यदि हम देखते हैं तो वह अगली चीज है। साथ ही साथ बीज में हम देखते हैं कि बीज में मक्का का जो बीज है वह आपको गंगा 101 साथ ही साथ गंगा 101 है। मक्का का बीज गंगा 101 है, शंकर है। गंगा 101 फसल में आती है, बीज में बीज मक्का गंगा 101 शंकर। धान के बीज की बात आती है, धान की तो जया पद्मा गेहूं की बात आती है
गेहूं के बीज की, गेहूं की, तो इसको देखते हैं हम कि आपका मक्का हो गया, धान हो गया, गेहूं की बीज है। तो RR 21, RR 21, RR 21, RR 21, फिर है हीरा मोती, हीरा मोती सोनालिका, हीरा मोती सोनालिका। यह उच्च किस्म का बीज है, यह उच्च किस्म का बीज है और यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से अधिकार देता है कि कृषि को और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया जाए। फिर है पशुपालन में आता है तो गाय है, गाय में हाइस्टाइन फ्रिजियन है, करनी साहिवाल है, करनी साहिवाल है। फिर है कि भैंस आता है तो मुर्रा है, सुरती है, मड़वड़ी है। बकरी की बात आती है तो बकरी में जमुनापाड़ी बकरी सबसे उच्च किस्म की बकरी होती है। तो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीका से विकसित करने का अधिकार सरकार को देता है, सरकार को देता है। अनुच्छेद 48 को, अनुच्छेद 48 को देखिएगा। अनुच्छेद 48 को क्या कहता है कि वन्य जीव, नदी, झील, वन्य जीव, नदी, झील, जलाशय, तालाब, का संरक्षण सरकार करेगी, का संरक्षण सरकार करेगी। साथ ही साथ कि दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाया गया है, दुधारू पशुओं के वध पर सरकार करेगी। साथ ही साथ दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाया गया है, दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय का एक खंडपीठ ने, RN लोढ़ा खंडपीठ, राजेंद्र मन लोढ़ा खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि जो गाय दूध नहीं देती है उनका भी वध नहीं किया जाना चाहिए। RN लोढ़ा खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि जो गाय दूध नहीं देती है उसका भी वध नहीं किया जाना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 को वन्य जीव, नदी, झील, जलाशय, तालाब इत्यादि का संरक्षण सरकार करेगी। साथ ही साथ दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। RN लोढ़ा खंडपीठ ने यह निर्णय दे दिया, सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ डिसीजन दिया कि जो गाय दूध नहीं देती है उनका भी वध नहीं किया जाना चाहिए, उनका भी वध नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्तर की घोषित स्मारक, राष्ट्रीय स्तर के घोषित स्मारक
स्थान स्थान स्मारक स्थान वस्तु की संरक्षण एवं संवर्धन राष्ट्रीय स्तर की घोषित स्मारक स्थान वस्तु की संरक्षण एवं संवर्धन सरकार करेगी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्तर की घोषित जितने भी स्मारक हैं, स्थान है, वस्तु है, उसका संरक्षण एवं संवर्धन सरकार करेगी। और करेगी सरकार करेगी। फिर अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। अलग रखा गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। अलग रखा गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। फिर है अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51। अब देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। अन्य देशों के साथ संबंध अच्छे हो। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा संधियों का उल्लंघन न हो। अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा संधियों का उल्लंघन न हो। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है। दोस्तों, इससे आगे अनुच्छेद 52 से लेकर के और 61 तक करेंगे भारत के राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति करेंगे जोरदार और धमाकेदार तरीका से राष्ट्रपति का कार्य पद क्या भूमिका होती है देश के अंदर, इस पर डालेंगे बारीकी से प्रकाश। तो दोस्तों, हमारे यह चैनल आपको पसंद हो, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद।